नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आपके पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, तो सभी के सभी जो यहाँ पर जो है पार्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम जो है इन पार्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है गैस्ट्रोलट संप्रदाय से। और आपको पता ही है गैस्ट्रोलटवादी के रूप में वर्दिमार कोफा कोलर जो उनको जाना जाता है। तो गैस्ट्रोलट संप्रदाय का जो उदय है यहाँ पर हुआ था ऑस्ट्रिया, रूस, अमेरिका या जर्मनी में। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान खेल खेल में शिक्षा का पक्षधर है, क्योंकि खेल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, संवेग का विकास होता है, मूल एवं सहज प्रवृत्ति का विकास होता है, या फिर सामाजिकता का विकास होता है। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 3, मूल एवं सहज प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटसन ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, अल्बर्ट, चूहे या कबूतर पर। तो वाटसन ने अपना प्रयोग किया था और इनके द्वारा जो किया गया था तो ये ऑप्शन 3 वाला है, चूहे के ऊपर इनके द्वारा शोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य संवेद बताए थे। संवेद जो उनकी संख्या अगर एग्जाम में जाए तो 14 बताए गए हैं। अब वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य संवेद बताए थे उत्तेजना, काम, क्रोध, कपट, प्रसन्नता, भय, स्नेह, क्रोध, या फिर ये सभी। और वाटसन जो इनके द्वारा जो बताए गए थे तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा, भय, स्नेह और क्रोध, ये इनके अनुसार बताए गए थे। अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लग जाता है? 150 दिन, 200, 280 या 290 दिन। और ऐसा भी एक क्वेश्चन हाल ही में जो पूर्व जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, 280 दिन। लगभग जो 9 महीने तो लगते हैं और कुछ समय ऊपर या नीचे हो सकता है, तो 280 दिन यहाँ पर इसमें जो माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है शारीरिक दंड से, सच्चाई से, कहानी सुनने से, या फिर खेल प्रवृत्ति से। तो बाल्यावस्था में बालक जो घृणा करता है ये है ऑप्शन 1 में, शारीरिक दंड से। बाल्य 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो ये जो 6 से 12 वर्ष की जो आयु है यही बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में एक बालक का अध्ययन किया जाता है? क्षैतिज विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, लंबात्मक विधि में, या फिर सांख्यिकी विधि में। तो ये विधि कौन सी है जिसमें एक बालक का अध्ययन किया जाता है? और ये है ऑप्शन 3 वाली, लंबात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बाल बुद्धि का और ख का सिद्धांत दिया था कैटल, बिने, फ्रॉइड या हब के द्वारा। तो बुद्धि का क और ख का सिद्धांत और ये जो दिया गया था तो ये हब जो है इनके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मानसिक आयु का संप्रत्यय, ये सबसे पहले दिया गया था टर्मन, स्टर्न, बिने या फ्रॉइड के द्वारा। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो बिने जो है इनके द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मूर्त बुद्धि से। मूर्त बुद्धि को कहा जाता है अमूर्त, सामाजिकी या फिर यांत्रिकी बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि है वो होती है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जिसे आप देख रहे हैं, और यह है ऑप्शन 3 वाली, मूर्त बुद्धि, यांत्रिकी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है जेपी गिलफोर्ड के जो बुद्धि संबंधी मॉडल थे इसमें कुल कितने खाने बने हुए थे?
80, 100, 120 या फिर 150। तो ये जो जेपी गिलफोर्ड जो है इनका बुद्धि संबंधी जो मॉडल था, और इसमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन 3 रहेगा 120। और क्वेश्चन यहाँ पर वंश अनुकरण के कारण बालक में भिन्नता होगी, सामाजिक, शारीरिक, रचनात्मक या मानसिक। तो वंश अनुकरण के कारण बालक में भिन्नता होगी, और भिन्नता है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाली। तो वंश अनुकरण जो होता है, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बालक अपने माता पिता, अपने पूर्वज जो है उनसे मिलते हैं। और तो वंश अनुकरण के कारण बालक में जो भिन्नता होगी वह शारीरिक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स्थापना संस्थान की जो स्थापना 1984 में की थी, अब ये कहाँ पर की गई थी? हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली या मुंबई में। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला, एक वाला, तो हैदराबाद में। वो कब हुई थी? 1984 में। और संस्थान है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य, दृश्य श्रव्य या फिर ये सभी। तो श्यामपट्ट जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है? और ब्लैक बोर्ड जो होता है वो सिर्फ एक दृश्य साधन है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ देख सकते हैं, ऑडियो उसमें सुनाई नहीं देती है, तो ये दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। अगर किसी के माता पिता विद्यालय में नहीं आते हैं तो वो यहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? अगर वो बच्चे के माता पिता नहीं आते हैं तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन करता इनमें से कौन है? फ्रोबेल, पीटिनन, स्पेंसर या मोंटेसरी। तो किंडरगार्टन पद्धति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन 1 वाला रहेगा, फ्रोबेल। और ये मोंटेसरी के द्वारा भी जो ये खेल पद्धति बताई गई थी, तो ये किंडरगार्टन यहाँ पर आया है, तो ऑप्शन 1 रहेगा, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक ये विकार संबंधी दोष से है, तो डिसलेक्सिया यहाँ पर आया है, डिसलेक्सिया का संबंध बताना है। मानसिक विकार से है, गणितीय विकार, पठन या व्यवहारिक विकार से है। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा हमारा, पढ़ने संबंधी जो बीमारी है उससे डिसलेक्सिया का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा पर समय पर आना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना या फिर एक अच्छा वक्ता होना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर इसमें रहेगा, तो इनमें लाइनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखें तो ऑप्शन 3 वाली है, बच्चे की कठिनाई को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर ये इन सभी में। तो बच्चों में संवेगात्मक संयोजन ये जो प्रभावी होता है ये ऑप्शन 4 है, इन सभी में, व्यक्तित्व के निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण और अनुशासन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा होता है? अभिकर्मित उपागम, कंप्यूटर शाही उपागम, शिक्षण मशीन उपागम या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आया है आत्म अनुदेशन उपागम, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 को। तो ये आत्म अनुदेशन उपागम जो है ये अभिकर्मित उपागम के अंतर्गत आता है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है? व्यवहार में परिवर्तन का होना, परिपक्वता में असमर्थता का होना, अर्जन में कमी का होना या फिर इन सभी का होना। तो अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं हैं अधिगम की प्रक्रिया में? और इनमें है ऑप्शन 1 वाली, व्यवहार में परिवर्तन का होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक होते हैं? दंड देना भी और पुरस्कार भी। सामाजिकरण में, सामाजिक गत्यात्मकता में, समाज में पृथककरण या फिर ये सभी। तो दंड एवं पुरस्कार, और ये है ऑप्शन 2 में, सामाजिक गत्यात्मकता में। अगला क्वेश्चन है पर मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, अनुकरण या व्याख्या विधि। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि, और यहाँ पर ऑप्शन 3 वाली, अनुकरण विधि। निगमन विधि जो उच्च कक्षाओं में कारगर होती है और आगमन विधि निम्न कक्षाओं में।
ये व्याकरण जब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाटक के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं भाव प्रवणता, सामाजिकता, वार्तालाप या फिर ये सभी। तो नाटक के द्वारा जो विद्यार्थी सीखते हैं तो ये ऑप्शन 4 है, भाव की प्रवणता, सामाजिकता और वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत कौन से हैं? आवश्यकता है, चालक, उद्दीपन, प्रोत्साहन या फिर ये सभी। तो प्रेरणा के स्रोत से आप समझ सकते हैं और इन सभी को माना गया है, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह सारी कारक जो बच्चों के सीखने में सहायता करता है? परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता या अनुभव। तो वह शारीरिक कारक जो बच्चों के सीखने में सहायता करता है, और यह ऑप्शन 3 आवश्यकता। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो उस काम के करता है। अगर किसी को बिना करे ही कुछ मिल जाए तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, और वो तो यहाँ पर जो है जो वह सारी कारक जो बच्चों के सीखने में सहायता करेगा वो आवश्यकता है। नेक्स्ट है, गैन के अधिगम सोपान में सबसे ऊपर आता है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, प्रत्याधिगम या संकेत अधिगम। तो गैन के अधिगम सोपान की, और यहाँ पर है ऑप्शन 1 वाला, तो ये है समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई थी, किंडरगार्टन हर्बर्ट के द्वारा, संवाद विधि प्लेटो के द्वारा और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा। तो एक जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, और ये ऑप्शन 2 वाला किंडरगार्टन, तो यही यहाँ पर सही नहीं है। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और बन गए, आगमन विधि अरस्तु, संवाद विधि प्लेटो और प्रोजेक्ट विधि का संबंध किलपैट्रिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन या उद्देश्य क्षेत्र में। तो आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन, और इसमें है ऑप्शन 4 उद्देश्यों के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये पुस्तक है और इनके रचयिता इनमें से किन्हें माना गया है? प्लेटो, डीवी या फिर जॉन डीवी या अर्सेल अथवा रूसो। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है इसके रचयिता है ऑप्शन 2 वाले जॉन डीवी, तो उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना या अभिवृद्धि जानने में सबसे उचित मानी गई है? तो संवेदना व अभिवृद्धि को जानने के लिए केस स्टडी, क्रमबद्ध प्रेक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली। और यहाँ पर ऑप्शन 3 वाली साक्षात्कार, जो इंटरव्यू वगैरह जो होता है उसे कहा जाता है साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की गई थी? वाटसन के द्वारा, फ्रॉयड, जीन पियाजे या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की जो तुलना करने वाले थे तो ये थे फ्रॉयड, तो ऑप्शन 2 हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा क्षेत्र में एक स्कीमा शब्द आया है, इसका संप्रत्यय दिया गया था? ब्रूनर, जीन पियाजे, फ्रॉयड या मैकडूगल के द्वारा। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का जो संप्रत्यय दिया गया है और ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 70, 350 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो यहाँ पर आई है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में होती है 350, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, पर इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 6, 7, 8 या 9। तो इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में, अब एक क्वेश्चन ये भी बन गया है इनका सिद्धांत कौन सा है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत, और विकास की अवस्थाएं बताई गई थी और ये थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र को निश्चित करने वाला एक कारक नहीं है? विद्यालय का वातावरण, सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक वातावरण। तो चरित्र को निश्चित करने वाला एक कारक नहीं है, और ये ऑप्शन 4 वाला है आर्थिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है? 6 घंटे की, 8, 9 या 10 घंटे की। तो बाल्यावस्था के लिए जो पर्याप्त नींद मानी गई है और ये 8 घंटे की मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत दिया गया था? हर्जबर्ग, एशब्रूम, मोस्लो या मैकग्रेगर के द्वारा।
अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत, और ये देन है मास्लो की। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि मानी गई है 90 से 120, 50 से 60, 70 से कम या 0 से 24। तो यहाँ पर है मानसिक रूप से कमजोर, और इनकी होती है 0 से 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या गैनिक द्वारा। तो यहाँ पर आया है त्रिआयामी सिद्धांत, और ये दिया गया था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो कौन सा है? बिने जहन के द्वारा दिया गया था ये, और कौन सा है इनमें? यहाँ पर जो हमारा सी आंसर रहेगा ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच की है, तो वो किस श्रेणी में आता है? आप उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, अति उत्तम, मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि बालक में? तो जिनकी बुद्धि 90 से 110 की होती है वो आते हैं सामान्य बुद्धि लब्धि वाले, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण आरंभ हुए थे, तो ये कब आरंभ हुए थे? 1902, 12, 22 या फिर 1932 में? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण और ये जो आरंभ हुए थे तो ये वर्ष 1922 में आरंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रमुखी विकास, केंद्र मतलब सेंटर, जैसे ये व्यक्ति है, ये नाभि हो गई। अब विकास क्या है? एक तो होता है ये जो सिर है, सिर से पैर की ओर होता है, और ये नाभि से बाहर की ओर होता है, सिर से पैर, नाभि से बाहर की ओर। तो ये यहाँ पर सेंटर वाला जो पूछा गया है केंद्रमुखी, ये कहाँ से कहाँ की तरफ चलेगा? और यह है छाती से हाथ की उंगली की ओर, मतलब यहाँ से भी सेंटर से बाहर की ओर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा। तो अगर होता मस्त अधोमुखी, मस्त अधोमुखी होता फिर ये आपका ए वाला, एक वाला, सिर से पैर की ओर। यहाँ पर ये सेंटर वाला है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये 2 वाला रहेगा, छाती से हाथ की उंगली की ओर। अगला क्वेश्चन है पर शारीरिक विकास का आधार नैतिक, सामाजिक, भाषा या मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास का जो आधार है ये ऑप्शन है 4 वाला, मानसिक विकास का। अगला क्वेश्चन है नर क्रोमोसोम अर्थात एक पुरुष जो होता है उसमें किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और उनके अंदर है ऑप्शन 3 वाले XY। 46 होते हैं अगर एग्जाम में पूछ ली जाए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, अंडा, दोनों या कोई सी भी नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और ये शुक्राणु को माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था? फ्रॉयड, जुंग, मैकडूगल या क्रो ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानने वाले मनोवैज्ञानिक, और ये थे क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था कोहो, सेगुइन, रेवन या जोशी के द्वारा। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण और इसका संबंध है ऑप्शन 3 में, रेवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी या राजभाषा। तो प्राथमिक स्तर यहाँ पर आया है और प्राथमिक स्तर पर होती है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? समायोजन की योग्यता का होना, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की या पढ़ने की योग्यता का होना। तो टर्मन ने बुद्धि को माना है और इनके अनुसार माना गया है अमूर्त चिंतन की योग्यता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रेस्मर से। क्रेस्मर के स्थैनिक वर्ग में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? मजबूत शारीरिक गठन वाले, कमजोर शारीरिक गठन वाले, मोटे छोटे या फिर ये सभी। तो क्रेस्मर के स्थैनिक वर्ग में, और यहाँ पर है ऑप्शन 1 जो मजबूत शरीर गठन वाले होते हैं।
अगला क्वेश्चन है एकांत प्रिय और संकोची बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? जो स्वयं में विश्वास करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर ये सभी। तो एकांत प्रिय, संकोची और अपने में घुल मिल कर रहने वाले, दूसरे से कम ही वार्तालाप करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं ये अंतर्मुखी बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया गया था, स्टर्न, टर्मन, बीने या जेम्स के द्वारा। तो बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, और एक कारक का सिद्धांत दिया गया था बीने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर विकास के संबंध में इनमें से कौन सा एक कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो एक गलत है, और गलत है ऑप्शन एक वाला कि यह परिपक्वता तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस उम्र के बालक के सामने क्रोध से देखने पर वह रोने लग जाता है? 2 महीने का, 4, 6 या 12 महीने का। तो क्रोध से देखने पर अगर वो रोने लग जाता है तो उसकी अवस्था मानी गई है 6 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 से 12 की, 306 की, 12 से 18 या 18 से 21 वर्ष की। तो वैचारिक क्रिया अवस्था और ये होती है 7 से 12 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है गैस्टोलट का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र रूप में। तो गैस्टोलट का जो अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन 4 में रहेगा, समग्र रूप में। नेक्स्ट है प्रेरणा के स्रोत हैं उद्दीपक, प्रोत्साहन, चालक या ये सभी। तो प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं ये सभी को माना गया है, चालक, उद्दीपन और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। यह जो यहाँ पर कथन है इनमें से किनका है? आदतें व्यक्तित्व का आवरण है क्लेयर, रोस्टर, रोस या रॉयबर्न का। और इस प्रकार के जो मानने वाले हैं तो ऑप्शन 1 रहेगा, क्लेयर जो है इनके द्वारा ये कहा गया था। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जब हम यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और ये हमारे यहाँ पर हिंदी वाला जो भाग है वो आ चुका है। यहाँ पर आ जाता है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है, इनमें कौन सा बनेगा? तो मेघ को कहा जाता है पयोद, ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर रहेगा। और जितने भी पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक, संधि, समास, ये सभी कुछ हमारे द्वारा पहले कराया गया है। आप अगर देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर ऊपर कोने में जो आई बटन है वहाँ पर भी आपको ये वाली वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एकत्र शब्द का एक विलोम है। यहाँ पर एकत्र होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना, फैलाना, क्योंकि यहाँ पर विलोम है तो विलोम में जो फिर बनेगा ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, विकीर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचपन और जवानी के बीच की एक अवस्था होती है, इसे क्या कहा जाता है? नवोड़ा, लड़कपन, वयः संधि या नवयौवन। तो बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है इसे वयः संधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर एक विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, निष्ठुर, विषम, निराहार या फिर नमस्ते। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 रहेगा, ये जो विषम जो आया है यही अलग है। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यह समास किसका उदाहरण है? तो नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर इसमें कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। तो 1 और 3 दोनों से ही आंसर यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से एक विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशज शब्द नहीं है, कुर्सी, शिकार, कुली, नेवला। तो विदेशी शब्द एक नहीं है और ये है ऑप्शन 4 वाला, नेवला। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम का अर्थ है जो संस्कृत का है वैसे लिखा पढ़ा बोला जाता है।
तो तत्सम शब्द आप इसमें देख सकते हैं कौन सा आएगा यहाँ पर, और ये ऑप्शन 1 वाला है कर्ण। नेक्स्ट आएगा, इनमें से एक पर उपसर्ग आया है, परास्त, पराधीन, पराक्रम, परामर्श। तो पर उपसर्ग कौन सा है? पर उपसर्ग जो यहाँ पर लगा है ये पराधीन में लगा है, पर प्लस अधीन, पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर दीर्घ ई प्रत्यय नहीं लगा है जिसे बड़ी कह देते हैं, लाली, चौरी, नमी, पंडिताई। तो नहीं लगा है, और ये किस में है? तो ये है ऑप्शन डी में, इसमें आई है पंडिताई। नेक्स्ट है, टेढ़ी खीर होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सरल काम होना, कठिन काम होना, असंभव काम होना, या फिर बहुत कष्ट उठाना। तो टेढ़ी खीर होना, और इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे यहाँ पर शुद्ध करने से। तो शुद्ध इनमें कौन सा है? दुकान, ढोलक, घन चक्कर या गृहिणी। और यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है, तो शुद्ध है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला, घन चक्कर। हेलो क्वेश्चन है यहाँ पर, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है। मिश्र वाक्य कौन सा है? वाक्य 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य है। सरल होगी सिंपल लाइन, संयुक्त होगी जिसमें 2 लाइनें जुड़ी हुई हों, मिश्र होगी इन सभी का मिश्रण। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य बताना है, मिश्र में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला लिया गया है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं होते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। तो वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता है, तो विशेषता है कमज़ोर होना, तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रेखांकित शब्द है, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं क्रिया विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की बताएंगे विशेषण, जो विशेषण इनकी बताते हैं वो प्रविशेष्य है, और विशेषण की बताने वाले विशेष्य है। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला रहेगा। तो राम बहुत अच्छा है, ये रेखांकित शब्द एक प्रविशेषण है। नेक्स्ट है, शावक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कौन सा बनेगा? तो इसका जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है, ये जो औ जो होता है, औ को आव होता है अयादि संधि में। अगर यहाँ पर एक मात्रा होती ये जैसे सो, फिर इसको अव होता, तो 2 मात्राएं हैं यहाँ पर, इसको आव बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर, भावना शब्द का सही संधि कौन सा बनेगा? तो इसका संधि बताना है, और इसका बनेगा ऑप्शन 2 वाला, क्योंकि हम भाव देख सकते हैं तो आव जो होता है इसी को आव होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये बनेगा बहु प्लस ना भावना। और अब जब हम यहाँ पर विशेष हिंदी से जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द से, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहा जाता है अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, उसे कहा जाता है अंकुश। जो खाया ना जा सके, अखाद्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जिसे बड़ा भाई कह देते हैं अग्रज। आगे का विचार करने वाला, अग्र सोची। उसके बाद आ जाता है जो जिसका ज्ञान इंद्रिय के द्वारा न हो, गोचर, जो नेत्र से दिखाई न दे, अगोचर, जो इंद्र से परे हो, अदृश्य। और समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय या लेख, अगर लेख। जो खाली ना जाए, अचूक, जो अपनी स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य है। जो छूने योग्य न हो, अछूत, जो छुआ ना गया हो, अछूता। बूढ़ा न हो, अजर, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, अजात शत्रु।
जिसे जीता न जा सके अजेय, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो कुछ नहीं जानता हो अजेय, जिसके कुल का ज्ञात न हो, जिसका कुल का पता न हो अज्ञात कुल, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्ठास, जो अपनी बात से न टले अटूट, न टूटने जो अपनी बात से न टले अटल, जो न टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से न डिगे अड़िग। उसके बाद है आड़त का व्यापार करने वाला। तो आड़त आप किसी भी उसमें समझ सकते हैं, चाहे वो आपकी लकड़ी की होगी या फिर मंडी वाली होगी। तो आड़त का व्यापार करने वाला उसे कहा जाता है आड़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रियग्राह्य विभाग या मात्रा, तो उसे कहा जाता है अणु। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि मेहमान जिसे कह देते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो उसे कहा जाता है अंतः कथा। जो सबके मन को जानता हो अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। उसके बाद है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, उसे उसमें होता है फिर अतिशयोक्ति। आपने अलंकार पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर आवश्यकता से ज़्यादा दिखाया जाए। जो बीत गए हो अतीत, इंद्रिय जहन की पहुँच से बाहर हो अतीन्द्रिय, जिसके तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दबाया न जा सके अदम्य, देखा न जा सके अदृश्य, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। उसके बाद यहाँ पर धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य है, उसे कहा जाता है अधर्म। अधिकार या कब्जे में आए हुआ भाग, उसे कहा जाता है अधिकृत। सबसे अधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। विधानमंडल के द्वारा पारित है स्वीकृत नियम अधिनियम। कर या शुल्क वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिभार। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिपत्र। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला अधिशुल्क। सरकार के द्वारा प्रकाशित है सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, तो उसे कहा जाता है अधीक्षक। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख करके उसे कहा जाता है अधोमुख, जिसने मुख नीचे की ओर किया हो। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो अधिकारी का आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, उसे कहा जाता है अध्यादेश, जो कुछ टाइम के लिए हो। उसके बाद वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उसे कहा जाता है अत्यगुणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले, तो अध्यगुणा उसे कहा जाता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय, जिसका स्वामी न हो अनाथ, और जिसका आदर न किया जा सके अनादृत। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना अनसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, उसे कहा जाता है निर्वचनीय। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर जो निवारण करने ना हो, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसका अनुभव न किया जा सके अनुभूत। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, उसे कहा जाता है अनुवाद करना, जैसे ट्रांसलेट होती है। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला, उसे कहा जाता है अनुश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अनमना या अन्य मनसक। उसके बाद आ जाता है जिसका कोई निश्चित घर न हो, उसे कहा जाता है अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। आय से अधिक व्यर्थ करने वाला, फिजूल खर्ची करने वाला कह सकते हैं आप अपव्यय। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित, दोपहर के बाद का समय अपराह्न।
उसके बाद है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, तो उसे कहा जाता है अपरिग्रह। जो मापा न जा सके अपरिमेय, जिसके बिना कोई कार्य न चल सके अपरिहार्य, जो आंखों के सामने न हो, तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होगा प्रोक्ष, ये इसे भी प्रोक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष होता है जो हमारे आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने न हो उसे प्रोक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी दोनों कहा जाता है। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहा जाता है। जो पूरा भरा हुआ न हो उसे कहा जाता है अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिनय, यहाँ से है, जिसकी उपेक्षा हो अपेक्षित, अभिनय करने वाला अभिनेता, अभिनय करने वाली स्त्री को कहा जाता है अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुँह किए हो अभिमुख, जिस पर अभियोग लगाया जा सके अभियुक्त, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहा जाता है अभिजात। नेक्स्ट है भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर, जो काव्य संगीत आदि का रस न ले अरसिक, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाना या चौक पूरने की कला उसे कहा जाता है अल्पना। जो अल्प अर्थात कम जानता हो अल्पज्ञ, जो श्लोक का न हो अलौकिक, और जो कम बोलता हो अल्पभाषी, शरीर का कोई भाग उसे कहा जाता है अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जिस पर विचार न किया जा सके उसे कहा जाता है अविचारित। सरकार के द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, तो उसे कहा जाता है अवमूल्यन। सरकार के द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना। नेक्स्ट है बिना वेतन के काम करने वाला उसे कहा जाता है अवैतनिक। जो साध्य अर्थात ठीक न किए जा सके, तो असाध्य। जो शोक करने के योग्य न हो अशोच्य। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, तो उसे कहा जाता है असूर्यम पश्या, पर्दानसीन, आपने सुना होगा, तो असूर्यम पश्या उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाजित। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक, जिसमें शक्ति न हो अशक्त। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर न हो सकने वाला, तो उसे अशक्य या असंभव कहा जाता है। शो करने के योग्य नहीं हो अशोक्य। फेंक कर चला जाने वाला हथियार उसे कहा जाता है अस्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो फेंक कर चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो फेंक कर चला जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। और जिसे हाथ में पकड़कर चला जाता है जैसे तो उसे शस्त्र कहा जाता है। जैसे तलवार हो गई, अस्त्र हो गए जैसे भाला वगैरह, तो मिसाइल वगैरह होगी जो फेंक कर चलाई जाती हैं, वे अस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है किसी प्राणी को न मारने वाला अहिंसा। अंडे से जन्म होने वाला अंडज। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे कहा जाता है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाउ वी कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंसेस बिलो। बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। इसका मीन्स बनता है कि तुम्हें और मुझे छोड़कर मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता। तो इसी से वाक्य की एक कंप्लीट सेंस बनती है। ऑप्शंस हैं माई, मी, माइन या आई। माई हम तब फील करते हैं जब हम सेल्फ के लिए बोलते हैं कि ये मेरी चीज़ है, और माइन जब हम
कोई बात स्ट्रेसफुल होके करते हैं कि दिस इज़ माइन, इस तरह से। और आई मीन्स आई हम तब यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन। एंड और मी हम यूज़ करेंगे जब कंपैरिजन की, जैसे आप और मैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, यानी बिटवीन यू एंड मी। एक कंपेयर है यहाँ पर दो पर्सन्स की। नेक्स्ट है आई केम विद एंड डैश, शी, हर सेल्फ, हर या हर्स। यहाँ पर इस कहा है कि आई केम विद परवीन एंड, कि मैं परवीन के साथ आया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और एंड शी, क्योंकि शी एक सब्जेक्ट फॉर्म में आता है। और हर सेल्फ जब एक स्ट्रेसफुल हो या कोई बात अपने से रिलेटेड कही जा रही हो। और हर्स नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में यूज़, और यहाँ पर होगा हर, या यहाँ पर आता अगर हिम तो वो यूज़ होता है, क्योंकि हर इज़ यूज्ड फॉर फीमेल। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, आई केम विद परवीन एंड हर। नेक्स्ट है शी हैड अ हेडेक अदरवाइज शी डैश विद मी, उसके सिर में दर्द था, नहीं तो अदरवाइज मेरे साथ आती। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2011 में आया हुआ है, एचटेट 2011 में। तो यहाँ पर आप अदरवाइज को देख लीजिए कि अदरवाइज से क्या होता है, जो सेंटेंस की जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है, पलट जाती है। जैसे वह मेरे साथ आ तो जाती, लेकिन उसके सिर में दर्द है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है वुड कम, केम, वुड हैव कम या विल कम। सो यहाँ पर हमें इसका मीन्स पता होना चाहिए। वुड कम आएगी, केम आई थी, या वुड हैव कम आती, या विल कम या आएगी। सो यहाँ पर जो वाक्य की जो कंप्लीट सेंस बनती है वो बनती है शी वुड हैव कम विद मी। ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज इनकोरेक्ट। ये क्वेश्चन भी एचटेट 2011 में आया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई लेफ्ट विदाउट एनीवन नोइंग, आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, एज ही वॉज गोइंग अप द हिल ही सॉ an old temple, and fourth one is I dislike your behaving in this way। जब भी हम सेंटेंस करेक्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका सिंटेक्स देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ जो बेसिक जो होता है, यानी पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडवर्ब या एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमारा जो सिंटेक्स है वो तैयार होता है। तो इसमें देख लीजिए आई होप, आई लेफ्ट, यहाँ पर इसे ये ठीक है। विदाउट एनी वन नोइंग, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस ही इनकरेक्ट है, क्योंकि नोइंग नहीं होता है, नो होता है, एनी वन नोन। सो आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली। बाकी तीनों सेंटेंसेस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर इसका सिनोनिम देखना है। कंपेल, कंपेल होता है किसी को मजबूर करना किसी कार्य के लिए बिना इच्छा के। तो ऑप्शंस हैं डिसलाइक, नापसंद करना, फोर्स, किसी को फोर्स करना, मजबूर करना, कंपल्सरी, अनिवार्य, कंप्लीट, पूर्ण रूप से। तो इसका जो यहाँ पर सिनोनिम है वो है ऑप्शन 2 फोर्स। नेक्स्ट है चूज एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। एडमायर, एडमायर क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। सो ऑप्शंस हैं प्रेज, प्रशंसा करना, वेलकम, स्वागत करना, डिसलाइक, नापसंद करना, लाइक, पसंद करना। प्रेज, वेलकम और लाइक
ये तीनों एडमायर से के ही सिनोनिम्स हैं, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3 डिसलाइक यानी नापसंद करना। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज नो एरर। सो क्वेश्चन है वी आर नॉट श्योर ही इज कमिंग टू द पार्टी, नो एरर। सो इस क्वेश्चन में जब भी इसमें एरर देखना है तो इसका आप सब्जेक्ट देखिए वी आर नॉट श्योर, हमें पक्का यकीन नहीं है कि वह पार्टी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यहाँ ही के साथ भी वो वी के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वी है वो किसको डोमिनेट कर रहा है, ही को। तो यहाँ पर आएगा वी आर नॉट श्योर ही वॉज, यहाँ पर वॉज आएगा, ही वॉज कमिंग टू द पार्टी। सो यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, यानी नन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों में से कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो नन ऑफ माई फ्रेंड्स है ये सिंगुलर फॉर्म बना रहा है और यहाँ पर इन्होंने आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नन ऑफ माई फ्रेंड यहाँ पर आर की जगह इज आएगा। नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, यानी मेरे मित्रों में से कोई भी, यानी सिंगुलर फॉर्म है इसकी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ब्लैंक्स, शी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम, शी डैश होम, वह थक गई है इसलिए यह इस समय वह घर जाना चाहती है। सो यहाँ पर ऑप्शन है गोज, इज गोइंग, विल गो या वेंट। यहाँ पर आप एक्शन देखिए कि एक्शन जो है सब्जेक्ट का यानी शी का वो क्या है कि शी इज़ गेटिंग टायर्ड यानी वो थक चुकी है, और इट इज़ टाइम शी डैश होम, तो वह कहाँ जाना चाहती है, घर पर। तो विल का मतलब ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट सिंपल है। इज गोइंग यानी घर जा रही है मीन्स वह घर जाना चाहती है, तो यहाँ पर जो सेंस है वो वेंट की है, शी वेंट होम यानी वो घर जाना चाहती है। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आई वुड रादर यू एंड डैश हर द ट्रूथ, टेल, टोल्ड, हैव टोल्ड या आर टेलिंग। इसमें ये क्या कहता है कि आई वुड रादर यू डैश हर द ट्रूथ नाउ। तो वुड रादर मीन्स यहाँ पर जो है एक ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है कि मैं तुम्हें ये सत्य बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आएगा आई वुड रादर यू टोल्ड हर द ट्रूथ नाउ। टेल का होता है कहना, टोल्ड का मीन्स होता है कहा, हैव टोल्ड मीन्स बताया गया, और आर टेलिंग मीन्स कह रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी कंप्लीट सेंस बनाता है वर्ड वो है टोल्ड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है शी ऑलवेज लुक्स डैश हर गेस्ट्स फॉर आफ्टर अबाउट इनटू, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। लुक के साथ हमेशा आफ्टर का यूज होता है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आएगा शी लुक्स आफ्टर यानी लुक्स आफ्टर होता है देखभाल करना। सो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट है एवरीबडी बाइज क्लोथ्स डैश दिवाली। जब भी हम जैसे संडे हो गया, ये हॉलीडेज हो गए, तो हम ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इनके साथ, हम ऑन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एट होती है उसका मीन्स पर, आफ्टर के बाद, फॉर के लिए, और यहाँ पर ऑन मीन्स दिवाली पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑन दिवाली। नेक्स्ट है
रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। यहाँ पर हमें सेंटेंस में लेस्ट दिख रहा है, क्योंकि लेस्ट का जो हिंदी मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, क्योंकि जो ये लेस्ट वर्ड जो है ये वाक्य की सेंस को चेंज करता है लेस्ट, कि या तो तेज भागो नहीं तो आपकी ट्रेन भाग जाएगी, मिस हो जाएगी। सो यहाँ पर लेस्ट के साथ ऑलवेज शुड का यूज़ होता है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट या डायरेक्ट ये दोनों देखने हैं। आई आस्क्ड इफ डैश, तो ये हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आई आस्क्ड मोहन इफ he stole my pen, he did steal my pen, he had stolen my pen, he had stole my pen। सो यहाँ पर जो इसकी सही फॉर्म बनती है वो बनेगी आई आस्क्ड मोहन, ही, इसको आप कंपेयर करके ही करिए हमेशा, ही 4 ऑप्शंस में। फिर फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड वन ही डिड, क्योंकि यहाँ पर डिड स्टील नहीं होता है, डिड के साथ डिड क्वेश्चनिंग फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है। सो ये भी रॉन्ग है। ही हैड स्टोलन माई पेन, यहाँ पर वाक्य की जो कंप्लीट सेंस है वो यूज हो रही है, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और फोर्थ वन में स्टोलन की स्पेलिंग गलत है, स्टोलन का एन का ओमिशन है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3, आई आस्क्ड मोहन इफ ही हैड स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी 2011 में आया हुआ है एचटेट के। आई एम डैश आफ्टर 10 ईयर इन द बिजनेस। सो ये एक डिग्री का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है वाइज, वाइजेस्ट, मोर वाइज या वाइजर। सो जब हम किसी अपने ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि आई एम डैश, ये एक फ्यूचर का विजन लेके चल रहा है कि 10 सालों के बाद मैं बिजनेस में क्या बन जाऊंगा और अधिक बुद्धिमान बन जाऊंगा। मोर वाइज नहीं होता है, वाइजर होता है, क्योंकि जो डिग्रीज होती हैं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट इस तरह से होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी वाइजर। नाउ वी कम टू मैथ एंड रीजनिंग पोर्शन। 2 संख्याओं का योग 22 है, 22 है, और इनके वर्गों का योग 250 है यानी 250 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने फर्स्ट हमें इक्वेशन बताई हुई है कि 2 संख्याएं हैं, सपोज x और y हैं, तो इनका जो योग है वो 22 है। फिर आगे इन्होंने कहा है कि इनके जो वर्ग है यानी वर्गों का जो योग है वो 250 है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो संख्याएं हैं यानी x + y = 22, तो क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याओं को ही हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी x + x = 22, यानी x बराबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22 - x, ऐसे निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमें क्या इसने नेक्स्ट में क्या कहा है कि इनके वर्गों का योग, तो यानी इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा x² + 22 - x² = 250। ये एक स्टेटमेंट बन गई है हमारी इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको याद है तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a - b का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो आपने इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 2x² -44x + 484 = 250। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 13 और 9 यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
जिससे 643, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 बचे। तो आप ये ध्यान करिए कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें मस यानी जो महत्व समापवर्तक जो इसका एचसीएफ है वो निकालना है। तो इसकी जो है वो एक ट्रिक होती है, यानी हम तीनों संख्याओं को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं और जो शेष है रिमाइंडर हमारे पास है इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। तो हमारा इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, ये बहुत इजी पड़ता है ऐसे और याद रहता है। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 37। क्लियर है? नेक्स्ट है वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क और रूट, यानी इसको कैसे करना है आपने, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो 19 प्लस 3 9 और 3 19 और 3 कितने होते हैं, ये होते हैं 21। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर रूट है, ये वर्ग होता है, यानी 21 का वर्ग क्या होता है 4 ये 22 बनेगा, 9 और 3 12 होते हैं, 9 21। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। ऑप्शन 1 जो हमें वर्ग है या घन है ये हमें कम से कम 1 से 50 तक याद होने चाहिए और एटलीस्ट 1 से 30 तक तो याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15%। यहाँ पर इसमें ये प्रतिशत नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रतिशत करके निकालते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आप या तो प्रतिशत करके निकाल लीजिए, नहीं फिर इसका ओमिशन कर दीजिए। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि 10,000 रुपये का 33 सही, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 33 3 99 और 100/3 इसका परसेंटेज हो गया यानी 100 और ये हो गया 0.15 इसका 100। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 3 यानी 5 रुपीज। नेक्स्ट है एक हीटर को 585 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। तो हीटर का सीपी ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मींस। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या करना है, क्योंकि 10% हानि हमें पता है, तो ये हानि जो है हमें ऐसे निकाल लेनी, क्योंकि हानि 100/90 मल्टीप्लाई बाय 585 ये आ जाएगी 650 यानी 650। 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 3 संख्याएं 1, 2, 4 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 125 है। तो इसमें से मध्य संख्या क्या है, मध्य मीन्स जो बीच वाली होती है, मिड संख्या, वो क्या है। तो हमारे पास जो है वो अनुपात गिवन है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x और 4x। फिर इसमें क्या कहा गया है कि इनका गुणनफल, तो आप इनको गुना कर दीजिए, x गुना 2x गुना 4x इज इक्वल टू 125। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 3 x की क्यूब हो जाएगी 125। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x की 3 इज इक्वल टू 125/8। ठीक है, तो आप इसका ये ऐसे क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्योंकि 125 का क्यूब होता है 5 और 8 का क्यूब होता है 2। तो ये फिर मध्य संख्या निकाल लेनी है, यानी 5/2 गुना 2, क्योंकि 2x है ना ये, तो ये हमारी जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 36 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितने मीटर किलोमीटर घंटा, बस इसमें हमें करना क्या है, 36 का हमें किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा बना देना है। तो हमें क्या करना है, 36 को 18/5 से गुना कर देना है। तो ये आ जाएगा 648/5 यानी 129.6 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है
श्रृंखला 1, 2, 5, 26 और इसमें क्या आएगा, क्योंकि इस तरह की जो हमारे पास सीरीज गिवन होती हैं या तो उसमें क्यूब होता है या फिर वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग से ही गुणा इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें वर्ग है या क्यूब का यूज़ हुआ है। तो आप फर्स्ट का देख लीजिए, 1 + 1, ये तो 1 ही आएगा। अब 2 का देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5। 5 का देख लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 1 26। तो ये 26 का क्या आएगा, अगर आपको यहाँ पर फिर वही बात की, यहाँ पर अगर वर्ग याद है तो आप एकदम से सॉल्व करेंगे। 26 26 676 होता है और 1 677, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, 5 लड़कों को 8 कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। ये परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपने क्या करना है, 5 लड़के हैं तो 8 कुर्सियां हैं, यानी 8 7 6 5 और 4। हमें 5 नंबर पर रुकना है, चाहे वो कहीं तक हो, यानी 1 2 3 4 5, इसको गुना करके आ जाएगा 6720, यानी 6720 तरीके से हम लड़कों को बिठा सकते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक सर्कल है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, और यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कही गई है। अर्धवृत्त मतलब 1/2। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है 14 मीटर व्यास, इसका जो व्यास है वो 14 मीटर है। तो जब व्यास 14 मीटर है, जो डायामीटर होता है, और जो त्रिज्या है यानी सरकमफेरेंस वो 7 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या, तो ये आ जाएगी 77 वर्ग मीटर, ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, जिस प्रकार काऊ का संबंध हर्बीवोरस से है, उसी प्रकार टाइगर का संबंध है। गाय एक ऐसा पशु है, एक शाकाहारी पशु है। तो टाइगर क्या है, टाइगर एक मांसाहारी है। मांसाहारी कौन सा होता है, कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो हर जगह हो, हर्बीवोरस जो शाकाहारी हो, और मल्टीवोरस जो सारी चीज़ें ही खाने वाला हो, चाहे वो मांसाहार हो या शाकाहार हो। सो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन 2 है, मांसाहारी, कार्निवोरस। नेक्स्ट है, विषम शब्द को चुनिए। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग या मिजोरम। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये तीनों जो हैं ये राजधानियों के नाम है किसी न किसी राज्य की, ठीक है। तो जो मिजोरम है वो एक स्टेट का नाम है। तो यहाँ पर जो विषम शब्द बनेगा वो ऑप्शन 4 यानी मिजोरम। नेक्स्ट है, यदि a = 1 and d 19 तो बैट क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, हमें इसका प्लेस देख लेना है। जैसे a 1, b 2 और t 21 पे होता है, तो 21 और 1 22 और 2 ये 20 पे होता है, तो ये हो जाएगा 20 और 21 और 3 23, ये 23 हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वरुण लंबा है संजय से। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाते चलना है। तो यहाँ पर जो वरुण है वो किससे लंबा है, वो संजय से लंबा है। फिर विपुल, क्योंकि व के 2 नाम आ गए, इसको हम इंग्लिश वाली वी से डिनोट कर लेते हैं। विपुल लंबा है वरुण से, तो ऐसे इजी रहता है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो कृष्णा है वो विपुल से छोटा है, ठीक है। और किंतु वरुण से लंबा है, तो इसका मतलब कृष्णा जो है वो विपुल और वरुण के बीच में आएगा, यानी ये विपुल, ये कृष्णा और ये वरुण। और वरुण के बाद हमें संजय वाली इक्वेशन पता है, और ये संजय। तो इन्होंने कहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हुआ, विपुल हुआ, ये विपुल है, ऑप्शन 1। सॉरी, ये ऑप्शन 1 वरुण नहीं, ऑप्शन 3 विपुल। नेक्स्ट है, अब ये कहता है कि यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपने सिंपली क्या करना है,
या उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये क्या कहता है कि मेरा दायां हाथ, यानी जो राइट हैंड होता है हमारा, जैसे हम आम लैंग्वेज में सज्जा कब्बा इस तरह से बोल देते हैं, तो जो हमारा दायां हाथ है यानी राइट हैंड है वो यहाँ पर है। इट मीन्स मैंने पूर्व की तरफ मुंह किया हुआ है, तो अगर मेरा मुंह पूर्व की तरफ है तो मेरी पीठ किधर होएगी? पश्चिम की तरफ। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन 1 कि मेरी पीठ पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट है, जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितनी होगी? अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दें तो योग 40 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद तो फिर मतलब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5-5 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर जोड़ उनका 40, ये ऑप्शन से ही हो जाएगा। तो अगर जोड़ 40 है तो दोनों की आयु मिला दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 50 वर्ष। तो यानी उनकी कुल आयु पूछा गया ना, तो कुल आयु उनकी हो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, संख्या 5, 2, 1, 4, 6, 8। तो आप में ऐसे कितने अंक हैं कि जिनकी स्थिति सभी अंकों को आरोही क्रम यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो तब भी अपरिवर्तित रहेगी। तो आप क्या करिए, इनको ऐसे लगा लीजिए 5, 2, 1, 4, 6, 8। तो अब आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। इट मीन्स यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे कितने वर्ड सेम पोजीशन पे हैं? 1, 2 एंड 3, यानी हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 3। नेक्स्ट है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 45, 29, 21, 17 या 15। तो इसको आप पहले इनका डिफरेंस देख लीजिए, यानी 15 में से 9 गए 6, 3 में 2 16, ये 9 में से गया 8, 11 में से 7 गए 4, तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 का टेबल चल रहा है। और 15, तो अब आप ये देख लीजिए कि जिसका डिफरेंस 1 आएगा, क्योंकि ये दुगना हो रहा है ना, तो अब 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो 15 में से अगर हम ऑप्शंस में देख लिए, 15 में से अगर हम 14 माइनस करें तो यहाँ पर 1 आएगा, और 15 में से 16 और 20 कट नहीं सकते हैं, और 15 में से 10 जो हम माइनस करें तो 5 आएगा, तो 5 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर आएगा 14, क्योंकि यहाँ पर जो अब हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 45 में से 14 माइनस करें, बाद में 4 गए 1, अब 4 में से 1 गया 3, तो ये इस तरह की फॉर्मेट बन रही है। तो ये लास्ट वर्ड हमारा बनेगा, ये फर्स्ट वर्ड है, यानी ये इससे चल रहा है। ये 16 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, और ये इन दोनों का 1 का डिफरेंस। ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही संख्या को चुनिए। तो CE, तो ये इनकी प्लेस की बात कही गई है, तो D किस नंबर पे होता है? D 4 पे होता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि इनमें ट्रिक क्या यूज़ की गई है। C और E, C 3 नंबर पे होता है, और जो E होता है वो 5 पे। तो यहाँ पर इसने 64 किया हुआ है, तो ये 64 कैसे आएगा? तो इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 5 और 3 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसी तरह D और E को आप सॉल्व कर लीजिए। D और E में क्या होगा? D चौथे नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, तो 5 और 4 9, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। तो हमारे सेकंड ऑप्शन में 81 गिवन है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 81। नेक्स्ट है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यानी 3, 5, 6, 1, 1/2, 1/4 या 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 3 इसकी साइड्स गिवन है, 2 साइड्स हमें दिखने रही है, एक तो नीचे बॉटम पे और एक इसकी जो बैक वाली साइड है।
सो यहाँ पर देख लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 कितने होते हैं 8, फिर 5 और 6 11, और 6 और 3 9। तो यह एक मतलब ये कह लीजिए एक स्टैंडर्ड पासा है, एक मानक पासा है ये। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 7 में से 5 गए 2। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो हरियाणा जीके वाला जो भाग है वो आ चुका है, और अब हम यहाँ पर हरियाणा जीके जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें है हिसार जिले में एक स्थित नहीं है बरसी गेट, शेखचिली का मकबरा, फिरोज शाह पैलेस या गुजरी महल। तो हिसार जो है इसमें एक नहीं है और हिसार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये ऑप्शन 2 वाला शेखचिली का मकबरा। और फिर ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है, थानेसर में। अगला क्वेश्चन है मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात या भिवानी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नदी वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर आप इनके बारे में विस्तारपूर्वक देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और वैसे वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, और यह ऑप्शन 1 में कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शतरंज जो संघ है इसका गठन हुआ था 2005, 6, 7 या 8 में, और इसका गठन हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौधरी छोटूराम का संबंध बताना है, कवि थे, किसान नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी या फिर खिलाड़ी थे। तो चौधरी छोटूराम का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 2 में रहेगा, वो एक किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन है मारा गाँव जगमा गाँव का संबंध किस विभाग से माना गया है, स्वास्थ्य, प्राथमिक, शहरी या विद्युत प्रसारण से। तो मारा गाँव जगमा गाँव जिसमें 24 घंटे जो गाँव में बिजली की पूर्ति की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो ये एक योजना ये चलाई गई थी सरकार के द्वारा, और इसका जो संबंध है ये विद्युत जो है विद्युत प्रसारण इससे माना गया है, बिजली विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया। तो महिला थानों का प्रारंभ भैया दूज, रक्षाबंधन, होली या करवा चौथ से। तो महिला थानों का बताना था आपने, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 वाला। तो ये हुआ था रक्षाबंधन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला, रोहतक, अम्बाला या गुड़गांव में। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय और ये कहाँ पर है, तो ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोसा में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु या पार्वती से। तो तोसा में अति प्राचीन मंदिर है और इसका जो संबंध ये विष्णु से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाराबाट होना एक मुहावरा आता है हरियाणा में, मोटा होना, धन बांटना, मोलभाव करना या नष्ट होना। बाराबाट होने का मतलब होता है नष्ट होना। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर के मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य हुआ था। तो या फिर कह सकता है खुदाई हुई थी यमुना सरस्वती मार्कंडा एक घग्गर में, और यहाँ पर हुई थी ये सरस्वती नदी की। और अब जब हम यहाँ पर विशेष हरियाणा से जो खनिजों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है खनिज संसाधन से। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जिला कौन सा माना गया है, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद या महेंद्रगढ़ को। और ये है महेंद्रगढ़। सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। प्राचीन नाम था इसका कन्नौड़। यह भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है, गुरुग्राम, अम्बाला, हिसार या महेंद्रगढ़ में। और ये पाया जाता है ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भिवानी जिले में किन किन स्थानीय स्थानों पर ग्रेनाइट नाम का एक पत्थर पाया जाता है, निगान कला, दुल्हेड़ी, रिवासा, इन सभी में। तो ग्रेनाइट नाम का एक पत्थर है और ये माना गया है इन सभी में, निगान कला में, दुल्हेड़ी और रिवासा में। अगला क्वेश्चन है राज्य के जिले में मैग्नीज पाया जाता है, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक या पंचकुला में। तो मैग्नीज पाया जाता है
और ये ऑप्शन ए में है। मैं से महेंद्रगढ़, मैं से मैंगनीज, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक या हिसार में? तो कांच बालू है और इसका संबंध ऑप्शन ए में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बाला जिले के ट्रायथर तथा झकारों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो दो स्थान हैं, सोरा, मार्बल, रवेदार चूना या मैंगनीज। और ये जो प्राप्त होता है ये रवेदार चूना है। तो अम्बाला जो है वहाँ से उनके जो स्थान है ट्रायथर और झकरों, इनसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक या हिसार में? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और ये है ऑप्शन बी वाला, महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? रेवाड़ी, भिवानी, हिसार या महेंद्रगढ़ में? तो कच्चे लोहे के लिए भी जो प्रसिद्ध है ये महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो वो स्थान कौन सा है? कुंड, बावल, कुशल या खोड़? तो रेवाड़ी जिला है, इसका स्थान है ये जहाँ पर स्लेट पाया जाता है और ये स्थान है कुंड। अगला क्वेश्चन है कहाँ भवन निर्माण की सामग्री बहुत अधिक मात्रा में मिलती है? भिवानी, हिसार, रोहतक या गुरुग्राम में? तो भवन निर्माण के लिए जो सामग्री अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और स्थान है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? हांसी, सिरसा, दादरी या नारनौल में? तो बेराइट नामक एक खनिज है और ये ऑप्शन डी, नारनौल में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है? तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है? नारनौल, गुरुग्राम, हांसी, सिरसा, रोहतक, अम्बाला, भिवानी या से भी? तो अभ्रक पाया जाता है और ये ऑप्शन ए में है, नारनौल और गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही सुमेलित करना है अपने, कौन से स्थान से क्या पाया जाता है? और सुमेलित करने में रहेगा फिर ऑप्शन बी वाला, ये हिलना पत्थर है और भिवानी से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सोचिए एक जाओ उसको 2 के साथ मिलान करना है और इसमें है ऑप्शन सी वाला 1, 2, 3। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं अब। 1, 2, 3 में दीनबंधु छोटराम तापीय विद्युत परियोजना ये यमुनानगर में है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये हिसार में है और इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना ये झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना हुई थी वर्ष 1997, 91, 85 या 92 में। तो HPGCL की स्थापना हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आ जाए, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना मानी गई है तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला, वर्ष 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जिले के बुधकला में, ये जो यमुनानगर जो जिला है इसके बुधकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? नाभिकीय, सौर, जल या तापीय? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, तो ये सौर विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार या यमुनानगर में? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो उत्तर क्षेत्र की है पानीपत, राजीव गांधी तापीय और महात्मा गांधी या दीनबंधु छोटराम तापीय विद्युत परियोजना। और ये है ऑप्शन बी वाली, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? झज्जर, फरीदाबाद, हिसार या गुरुग्राम में? तो ये नाम आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना और ये झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये किस जिले में है? गुरुग्राम, झज्जर, भिवानी या फरीदाबाद में?
तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, और ये भी झज्जर में है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत, खेदड़, हिसार, गुरुग्राम, यमुनानगर में। और ये जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है, और ये है खेदड़, हिसार में। अगला क्वेश्चन आएगा हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा, HPCL, जिंदल ग्रुप या विजन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और यह ऑप्शन ए में रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत, तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? और यह ऑप्शन 1 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय या इन सभी का? तो गोरखपुर गांव के पास है, और ये है नाभिकीय ऊर्जा वाला। अगला क्वेश्चन है बेराइट नामक खनिज किस स्थान पर लगाया गया है? सिरसा, दादरी, नारनौल या हंसी में? तो बेराइट नाम का एक खनिज है, और ये ऑप्शन सी नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोनी पहाड़ियों के भाग ये उपयुक्त हैं सौर्य ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा, कोल या बायोगैस के लिए? तो दक्षिणी हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग और पंचकुला में मोनी पहाड़ियों के भाग। और अब यहाँ पर आपके ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं अरावली की पहाड़ी किस भाग में है? दक्षिण में। और पंचकुला में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये जो मोनी वाला क्षेत्र है। और ये किसके लिए उपयुक्त है? और ये माने गए हैं पवन ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पवन की बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेशन जो स्थापित किए गए हैं, तो वो स्थान आपने बताना है इनमें। और इसमें जो वो स्थान है ऑप्शन 1 वाला, पंचकुला, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? इसका अन्य नाम क्या है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का? तो इसका जो अन्य नाम है ये ऑप्शन बी वाला है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना किन कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है? और ये जो संयुक्त उपक्रम है ऑप्शन डी में, इन सभी का NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इन सभी का सहयोग है इसमें। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा में अभी तक कितने ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? 10, 12, 15, 20। और स्थापना जो है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला 20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया गया है। प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, सोलर पावर, न्यूक्लियर या इनमें से कोई सभी नहीं। और ये पानीपत जिले का नवोदय विद्यालय जो है नौलथा वहाँ पर है, और ये ऑप्शन ए वाला प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? इसका संबंध बताना है किससे था। और इसका जो संबंध था ये ऑप्शन ए में रहेगा, BPL परिवारों के बीच CFL बांटना। नेक्स्ट है हिलना पत्थर हरियाणा के किस जिले में है? और पहले भी हमने कर लिया, अब आपको याद हो चुका होगा, तो इसका संबंध ऑप्शन बी में है, दादरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला दादरी के गांव कल्याण में पाया जाता है? तो वो आपने इसमें बताना है। तो खनिज है जो सिर्फ दादरी के गांव कल्याण में ही पाया जाता है, और ये है हिलना पत्थर। अगला क्वेश्चन है तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही थी, उस कंपनी का नाम क्या था? और उस कंपनी का नाम है ऑप्शन ए वाला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो है ये चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के कौन से जिले में कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, तांबा, क्वार्ट्ज, मैंगनीज या प्राकृतिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये सभी जो पाए जाते हैं ये आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत में स्लेट पाया जाता है? बावल, खोल, कुशल, कुंड, और ये जो स्थान है कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुरुग्राम में, और ये है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करने का। अब यहाँ पर आपने करना है सुमेल, और सुमेलित करने में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, 2, 3, 4 और 1। तो चीनी मिट्टी गुरुग्राम, बजरी फरीदाबाद, मैंगनीज महेंद्रगढ़, रवेदार, यह है रवेदार चूना अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, तांबा, मैंगनीज या अभ्रक। तो ये रोहतक में बताना है, और रोहतक में है चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी पाए जाते हैं, लाइमस्टोन, कॉपर और स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खनिज संसाधन में हरियाणा किस जिले की प्रमुखता है? तो खनिज संसाधनों में हरियाणा किस जिले की प्रमुखता है? गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद की, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ की। तो दोस्तों थे हमारे आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।